वासुकी शहर की सीमा पर एक घना प्राचीन जंगल फैला हुआ था, जो अब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था। जगह जगह मशीनों की कर्कश आवाज और पेड़ों के गिरने की भीषण ध्वनि गूंज रही थी। एक विशाल उद्योग लगाने की योजना के चलते जंगल का सफाया किया जा रहा था। ठेकेदार मजदूरों पर चिल्ला रहा था। क्या देख रहे हो? सपने मत देखो। उठो और काम शुरू करो। बस 2 महीने हैं इस पूरे जंगल को समेटने के लिए। उसके डर से लकड़हारे तितर बितर हो गए। ठेकेदार वहां से चला गया। लकड़हारे अपने अपने कुल्हाड़े उठाकर पेड़ काटने निकल पड़े। वहां एक अत्यंत प्राचीन और विशाल वृक्ष खड़ा था, जैसे कोई दिग्गज योद्धा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। उसकी ऊंचाई आसमान से बातें करती प्रतीत होती थी, और तने का घेराव इतना चौड़ा था कि 3 लोग मिलकर भी उसे नहीं घेर पाते। पेड़ आधा कट चुका था, और उसे एक तरफ गिरने से रोकने के लिए उसके ऊपरी हिस्से को मोटी रस्सियों से 3 दिशाओं में बांधा गया था। जैसे ही कुल्हाड़ी का एक और वार हुआ, पेड़ एक बार फिर कांपा। उसी क्षण हैरतअंगेज तरीके से पेड़ के ऊपर से एक मानवाकृति सीधी जमीन पर आ गिरी। लेकिन वो आकृति तुरंत उठ खड़ी हुई। वो एक इंसान था, पर पूर्णतः नग्न। उसके शरीर पर मिट्टी और घावों के निशान थे। उसके बाल और दाढ़ी इतने लंबे और उलझे हुए थे कि उसका चेहरा मुश्किल से दिखाई देता था, सिवाय उन 2 चमकती आंखों के, जिनमें एक अजीब सा जंगलीपन और हैरानी थी। उसने कुछ पल के लिए उस लकड़हारे को देखा, जिसके सामने वो गिरा था। उसकी नजरें लकड़हारे के चेहरे से होती हुई उसके हाथ में थमी कुल्हाड़ी तक गई। एक अजीब सी भयभीत करने वाली चीख लकड़हारे के मुंह से निकल गई। वो रहस्यमयी व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं ठहरा। वो एक हरिण की तरह तेजी से मुड़ा और घने जंगल की ओर इस तेजी से भागा कि पलक झपकते ही अदृश्य हो गया। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लकड़हारे वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ यार? इतना चिल्लाया क्यों? एक एक आदमी था, यहां, पूरा नंगा, बिल्कुल जंगली, बहुत डरावना। कहाँ है? अभी कहा गया, भाग गया। उधर, जंगल के अंदर। अरे, कोई आदिवासी होगा जिसका घर तुमने काट डाला। डरने की क्या बात है? चलो, काम पर लगो, नहीं तो मालिक फिर से आ जाएगा और हमारी खैर नहीं होगी। सभी लकड़हारे डरे हुए और सशंकित नजरों से जंगल की ओर देखते रहे। फिर धीरे धीरे अपने अपने काम पर लौट गए। उसी घने जंगल के हृदय स्थल में एक झरना बहता था, जिसका जल स्वच्छ और क्रिस्टल जैसा निर्मल था। वो व्यक्ति, थका हुआ और धूल से सना, उस झरने के किनारे जा पहुंचा। झरने के शीशे जैसे जल में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। एक परेशान, दाढ़ी मूंछों से भरा चेहरा, जो कई दिनों की यात्रा की कहानी कह रहा था। उसने अपने हाथों से जल छीना और पिया, फिर पूरे शरीर पर ठंडे, ताजा पानी को डाला, मानो सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि अपने पिछले जीवन की गंदगी भी धो डालना चाहता हो। झरने के आसपास का नजारा चिंताजनक था। बड़े बड़े पेड़ों के कटे हुए तने पड़े थे, जो मानव की बेरुखी का मूक सबूत थे। तभी उसकी नजर एक पेड़ के ठूंठ के पास पड़े कुल्हाड़ी के एक टूटे हुए फल पर पड़ी। लोहे का वो नुकीला टुकड़ा अब भी धारदार था। उसने उसे उठाया और झरने के पानी में अपनी परछाई देखते हुए उसी टुकड़े से अपनी दाढ़ी और मूछें साफ करनी शुरू कर दी। हर स्ट्रोक के साथ वो पुराने स्वयं को मिटा रहा था। जब वो जंगल से बाहर निकला, तब तक वो एकदम बदल चुका था। साफ सुथरा चेहरा उसकी उम्र को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो कोई अनजान आदिवासी या भटकता हुआ साधु नहीं, बल्कि एक लगभग 20 वर्ष का युवक लग रहा था। सामने एक पक्का रास्ता दिखाई दिया, जहां कभी कभार कोई गाड़ी गुजर जाती थी। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा। काफी देर बाद उस सुनसान रास्ते पर एक साइकिल पर सवार उसी की उम्र का एक लड़का आता दिखाई दिया। ये उसके लिए एक अवसर था। उसने अचानक रास्ते में आकर लड़के को रोका।
भौंचक्का हुआ लड़का रुकने को ही था कि अगले ही पल एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा। बिना एक शब्द कहे, बिना कोई आवाज किए, वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शांते ने फुर्ती से काम लिया। उसने बेहोश लड़के को खींचकर झाड़ियों के पीछे छिपाया ताकि किसी की नजर न पड़े। फिर उसने उसके आधुनिक कपड़े, टी शर्ट और जीन्स उतारे और स्वयं पहन लिए। नए कपड़ों में वह पूरी तरह से एक नए व्यक्ति में तब्दील हो चुका था। एक पल को उसने उस बेहोश लड़के की ओर देखा, फिर बिना पीछे मुड़े अपने कदम एक अनजान शहर और अनजान लोगों की ओर बढ़ा दिए। एक पुरानी जिंदगी पीछे छूट गई थी और एक नई अज्ञात यात्रा शुरू हो रही थी। 20 वर्षीय स्मिता अपनी 2 सहेलियां अपूर्वा और निकिता के साथ होटल नंदनवन की छोटी सी चौपाल में बैठी थी। वो होटल नाम भर को था बस एक छोटा सा ढाबा, जिसके बाहर 5-6 मेजें धूप में रखी थी और हर मेज के आसपास 4 पुरानी कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। हवा में तले हुए समोसों और चाय की महक घुल रही थी। स्मिता की सहेलियों की बातचीत में खोए हुए भी उसकी नजरें बेचैन होकर आसपास घूम रही थी। तभी दूर सड़क के कोने से एक आकृति उभरी। वो एक लंबा चौड़ा नौजवान था, जिसकी लंबाई 6 फुट से कम नहीं लग रही थी। उसका रंग गेहुआ था, पर उससे ज्यादा उसके चलने के ढंग ने स्मिता का ध्यान खींचा। वो बेहद धीमी, लगभग रेंगती गति से आगे बढ़ रहा था, मानो हर कदम उठाने से पहले जमीन को परख रहा हो। उसकी आंखें एक गहरे नीले रंग की थी। हर चीज, पेड़, गुजरती गाड़ियां, बैठे लोग को एक अद्भुत, बच्चों जैसी जिज्ञासा से निहार रही थी। उसके घने लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो अजनबी सीधा स्मिता के नजदीक वाली मेज पर बैठे 2 आदमियों के पास जा पहुंचा और बिना कुछ कहे उनकी प्लेट में रखे आधे सैंडविच को उठाकर खाने लगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उनमें से एक आदमी गरजा, "अरे, क्या कर रहा है तू?" वो लड़का उनकी ओर देखा भर, मानो आवाज उस तक पहुंची ही न हो, और सैंडविच का दूसरा निवाला खाने लगा। ये अवमानना देख दोनों का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। एक ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो कुर्सी से नीचे आ गिरा। "सुनाई नहीं देता, बहरा है क्या?" दूसरे ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। धरती पर पड़ा पड़ा उसने संस्कृत के कुछ शब्द कहे और गिरे हुए सैंडविच को उठाने का प्रयास किया। तभी एक और जोरदार लात उसके हाथ पर पड़ी और सैंडविच फिर से दूर जा गिरा। पर तब तक देर हो चुकी थी। वो संस्कृत के प्राचीन शब्द स्मिता के कानों में पड़ चुके थे। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कौन है? ये संस्कृत क्यों बोल रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं? पर उसकी आंखों में तो पागलपन नहीं, बल्कि एक विचित्र निर्दोषता थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो तत्क्षण उठ खड़ी हुई। "रुको, उसे मत मारो," उसने अपनी सहेलियों की रोकटोक को अनसुना करते हुए कहा और स्वयं उन दोनों के और उस लड़के के बीच में आ गई। "आप बीच में क्यों पड़ रही हैं, मैडम?" एक आदमी ने क्षुब्ध होकर पूछा। "इसे छोड़ दीजिए, ये हमारी भाषा नहीं समझता," स्मिता ने दृढ़तापूर्वक कहा। दूसरे ने उपहास भरी मुस्कान के साथ पूछा, "और ये आपको कैसे पता, मैडम जी?" "क्योंकि मैं संस्कृत जानती हूं," स्मिता ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उसने अभी संस्कृत में कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। "मैं इसकी ओर से आपसे क्षमा मांगती हूं। आपके लिए नया खाना मंगवाती हूं। कृपया इसे जाने दीजिए।" स्मिता की विनम्र पर दृढ़ आवाज और उसके तर्क ने उन दोनों के आवेग पर ठंडा पानी डाल दिया। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह संकोच और शर्म ने ले ली। एक बोला, "नहीं मैडम, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप बस इस सज्जन को संभालिए। बस इतना ही काफी है।" स्मिता ने नीचे झुककर उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे अपनी मेज पर ले आई। उसकी सहेलियां हैरानी से ये नजारा देख रही थी। अब वे दोनों संस्कृत में बात कर रहे थे। "तुम्हें हिंदी नहीं आती?" स्मिता ने पूछा। "नहीं,"
उसने सरलतापूर्वक उत्तर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? शांते। तुम कहां से आए हो? मैं पास वाले घने जंगल से आया हूं। स्मिता की बुद्धि चकरा गई। उसने शांते के आधुनिक ढंग के टी शर्ट और जीन्स की ओर इशारा किया। ये कैसे हो सकता है? जंगल में रहने वाले लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। सच कह रहा हूं, शांते ने कहा। उसकी आवाज में कोई छल नहीं था। मैं जंगल में भटक गया था और यहां आ निकला। ये कपड़े मेरे नहीं हैं। और तुम संस्कृत कैसे जानते हो? ये तो अब कोई नहीं बोलता। हमारे गांव में सभी संस्कृत ही बोलते हैं। ये हमारी मातृभाषा है। स्मिता को विश्वास नहीं हुआ। ये किसी अद्भुत रहस्य जैसा लग रहा था। अब क्या करोगे? वापस कैसे जाओगे? मैं वापस नहीं जाना चाहता, शांते ने दृढ़ता से कहा। मैं यही रहूंगा। यहां? स्मिता अविश्वास से हंस पड़ी। तुम्हारा यहां क्या होगा? आज की तरह मार खाते रहोगे। वापस जाना ही बेहतर है। तुमने जंगल नहीं देखा होगा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी घुल गई। ये दुनिया चाहे जितनी कठोर हो, पर वहां के अकेलेपन और खतरों से तो बेहतर ही है। मैं वापस नहीं जा सकता। तो फिर करोगे क्या? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मुझे यहां की भाषा सिखा दो। नहीं, स्मिता ने तुरंत इनकार कर दिया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ये संभव नहीं है। चलो, उसने सहेलियों से कहा। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। शांते उठा और स्मिता के चरणों में गिर गया। उसने उसके पैर पकड़ लिए। ऐसा मत कहो, उसकी आवाज में विनय थी। केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। इसके बदले में जब तक मैं तुम्हारी भाषा नहीं सीख लेता, तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, स्मिता ने अपना पैर छुड़ाते हुए कहा और तेज कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ने लगी। उसकी सहेलियां उसके पीछे पीछे दौड़ी। अरे, क्या हुआ? वो क्या कह रहा था? अपूर्वा का सांस फूल रही थी। स्मिता ने संक्षिप्त में सारी बात कह दी। तो तुमने मना कर दिया? पागल हो गई हो क्या? अपूर्वा चीख पड़ी। जरा उसकी ओर तो देखो। वो कितना सुंदर है। उसकी नीली आंखें, मैं तो उनमें खो सी गई। और उसके हाथ देखे, बिल्कुल एक योद्धा जैसे। तुमने ऐसे लड़के को मना कैसे कर दिया? निकिता, जो थोड़ी अधिक संयत थी, बोली, अपूर्वा की बातों में मत आओ। पर स्मिता, मुझे भी लगता है तुम्हें उसकी मदद कर देनी चाहिए। नहीं तो वो सचमुच यूं ही मार खाता रहेगा। और सोचो, वो तुम्हारा सेवक बनने को तैयार है। ये कोई मामूली बात नहीं। स्मिता कुछ पल खड़ी रही। उसका मन संघर्ष कर रहा था। फिर एक निर्णय लेकर उसने पलटकर देखा। शांते अब भी वही खड़ा था। उसकी नजरें उम्मीद से स्मिता पर टिकी हुई थी। स्मिता ने उसकी ओर हाथ का इशारा किया। वो लौटी और संस्कृत में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। पर शर्त यह है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। बिना किसी सवाल के शांते ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक अनजाना, रहस्यमय सफर शुरू हो रहा था। वे चारों स्मिता की कार में सवार हुए और कॉलेज की ओर बढ़ चले, जहां एक नई दुनिया शांते का इंतजार कर रही थी। Please like, subscribe and press bell icon for next video.